Good morning, students. Today we will be discussing a very important chapter of physical chemistry of class 11th, and so far as the NEET prospect is concerned, it is also very important, and the chapter for today is thermodynamics. तो आज हम बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसमें जो हमें क्राइटेरिया सेट करना है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, तो मैं आपको इसका पहले एक ब्रीफ दे रहा हूं और उसके बाद हम यहाँ पर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स एंड आयन इक्विलिब्रियम, these are some of the very important and tough chapters of physical chemistry so far as the NEET and class 11th and 12th prospects are concerned. तो इसलिए इसको पढ़ने के लिए हमारी जो स्ट्रैटेजीज हैं वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा थ्योरी यहाँ पे हमें समझनी तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन डिटेल में हमें बहुत ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए जो आज का जो टॉपिक रहेगा, जिसमें हम बेसिकली अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के, उसमें मैं मैथमेटिकली ही उनको डिफाइन करने की कोशिश करूंगा और उनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज आप लोग के लिए पॉसिबल हो पाएंगे हम उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। तो ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम बेसिकली ट्रांसफर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी करते हैं। तो सिर्फ हम ये देखेंगे कि क्या कैसे एनर्जी का ट्रांसफर होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मोड जो है वो कैसे होता है। एक बहुत बड़ी डिमेरिट जो थर्मोडायनेमिक्स की है कि ये है कि ये कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन नहीं करता, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक बल्क प्रॉपर्टी है और ये एटम्स पर लागू नहीं होती। तो जहां पे भी बल्क होगा वहीं पर एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच एप्लीकेबल होगी। तो दैट मीन्स कि वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें हम ट्रांसफर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो थर्मो को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर एक दो वर्ड्स को जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, पहले हम यहां पर एक बात करते हैं कि सपोज आपके पास एक बीकर है, आपके पास एक बीकर है। इस बीकर के अंदर आपने H2SO4 का सॉल्यूशन रख दिया। तो ये बेसिकली क्या है, H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो यहां पर बेसिकली तीन चीजें जो मैं आपको यहां पर पढ़ाने की कोशिश करूंगा वो होगा सिस्टम, दूसरा वर्ड है जिसको हम कहते हैं सराउंडिंग, और तीसरा वर्ड है जिसे हम कहते हैं बाउंड्री। अब ये तीनों शब्द जिस शब्द के अंडर में आते हैं उसे एक्चुअली हम यूनिवर्स कहते हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसको डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो एक्चुअली द टर्म यूनिवर्स इज व्हाट, तो उसको समझने के पहले हमें सिस्टम और सराउंडिंग को समझना पड़ेगा। तो जो भी पार्ट ऑफ यूनिवर्स हम स्टडी करना चाहते हैं उसको हम एक्चुअली क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो बीकर के अंदर जो H2SO4 के कारण एनर्जी कन्वर्जन्स की जब हम बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको हम बोलेंगे सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम के बाहर वाला जो सारा चीज है उसको हम बोलने वाले हैं सराउंडिंग। दैट मीन्स कि सिस्टम को कुछ ना कुछ करके हमने एक इमेजिनरी बाउंड्री से सेपरेट किया है। तो ये जो बीकर के अंदर वाला सिस्टम बन रहा है, जो चीज बन रही है, इसको हम सिस्टम कहते हैं।
बीकर के बाहर वाली चीज को हम सराउंडिंग कहते हैं। और देखिए बीकर की जो ये वॉल्स हैं, आउटर वॉल्स, इनको हम क्या मान सकते हैं, बाउंड्री मानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं। तो जो बेसिक यहां पर हमें समझना है कि थर्मोडायनेमिक्स में, फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में और केमिस्ट्री की थर्मोडायनेमिक्स में एक बेसिक फर्क ये होता है कि जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हमेशा हम एक सिस्टम को लेके चलते हैं, और फिजिक्स में इसी टर्म को हम सराउंडिंग के रेफरेंस में पढ़ सकते हैं। तो होगा क्या, आगे जाके हम देखेंगे कि जो चीज सिस्टम के लिए पॉजिटिव वैल्यू रखेगी वो सराउंडिंग के लिए नेगेटिव वैल्यू रखेगी। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं एक सिस्टम ने Q क्वांटिटी ऑफ हीट का गेन किया, Q क्वांटिटी ऑफ हीट का गेन किया, तो आप देखेंगे कि यहां पे सिस्टम में Q क्वांटिटी हीट सिस्टम को मिली तो उसकी वैल्यू प्लस आएगी, लेकिन ये Q क्वांटिटी ऑफ हीट उसको कहां से मिली होगी, ये Q क्वांटिटी ऑफ हीट उसने सराउंडिंग से गेन करी होगी। इसीलिए जो सराउंडिंग में जो Q की वैल्यू होगी वो -Q होगी। तो जिसने दी वो वैल्यू सराउंडिंग के रेफरेंस में मैंने देखी, जो Q क्वांटिटी जो हमने यहाँ पे सिस्टम ने गेन करी वो बेसिकली उसकी वैल्यू पॉजिटिव है और सराउंडिंग की वैल्यू नेगेटिव है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जब हम थर्मोडायनेमिक्स को केमिस्ट्री और फिजिक्स के रेफरेंस में स्टडी करते हैं। तो अब यहाँ पर सिस्टम हो गया, तो देखिए ये दोनों चीजें, चाहे मैं सिस्टम की बात करूं चाहे मैं सराउंडिंग की बात करूं, दे आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। दैट मीन्स कि यूनिवर्स में आपके पास सिस्टम वर्ड भी आता है और सराउंडिंग भी आता है। दैट मीन्स पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी इज व्हाट यू कॉल एज द सिस्टम। ये सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी इज व्हाट यू कॉल एज द सिस्टम। दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स which is outside the system and is demarcated by an imaginary boundary is what you call as the surrounding। तो बाउंड्री वो पार्ट हो गया जिसने सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करा हुआ है। जिस चीज को हम स्टडी करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं, और जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं उसके जो बाहर वाली पूरी चीज है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड 4 शब्द जिसमें हमने यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री, ये हमने यहां पर डिस्कस कर दी। अब देखिए हम यहां पे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पर है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। अब देखिए पहला जो सिस्टम होता है उसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिस्टम है उसे हम क्लोज्ड सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है आइसोलेटेड सिस्टम। अब अगर आप इन टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिफाइन करने की कोशिश करें तो जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है इनको हम बेसिकली 2 क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया कि क्या यहां पे एक्सचेंज ऑफ मैटर होता है, ये पहला क्राइटेरिया। और दूसरा क्राइटेरिया यहां पर है कि क्या यहां पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है। तो देखिए ये 2 क्राइटेरियाज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब मैं किस चीज को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं, जब मैं यहां पे टाइप्स ऑफ सिस्टम्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर हम यहां पर ओपन सिस्टम की बात करें
तो दैट मीन्स ओपन सिस्टम का मीनिंग है ओपन फॉर ऑल, और यहां पे हमने क्राइटेरिया क्या सेट किया है, एक्सचेंज ऑफ मैटर और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो ऐसा सिस्टम जो एक्सचेंज ऑफ मैटर भी करता है और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी करता है, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। तो चलिए इसका अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपने एक ओपन वेसल रखी हुई है, केप्ट इन सनलाइट, तो आप क्या देखेंगे कि धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो वेसल में जो वाटर है वो एनर्जी गेन करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे करके क्या इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे, जिस कारण से वहां पे मैटर का भी लॉस होने वाला है और जो एनर्जी है उसका भी लॉस होगा। तो ओपन वेसल which is containing water is a perfect example of what is a perfect example of the open type of system। अब देखिए क्लोज्ड में जो कंडीशन लगती है वो क्या होती है कि यहां पे एक्सचेंज ऑफ मैटर तो नहीं होता, लेकिन यहां पर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जरूर होता है। ये कैसे होता है, चलिए यहां पे समझते हैं। एक क्लोज्ड वेसल की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो मान लीजिए ये आपके पास क्लोज्ड वेसल है और इसमें आपने वाटर रखा हुआ है, और अगर आप इसे सनलाइट में रखते हैं तो धीरे धीरे करके वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे भी एनर्जी गेन करेंगे, लेकिन सिंस द सिस्टम इज क्लोज्ड इसमें से मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। और क्योंकि वॉल्स ऑफ कंटेनर यहाँ पर कंडक्टिंग मान के चल रहे हैं, तो कंडक्टर के थ्रू बेसिकली यहाँ से जो एनर्जी है उसका ट्रांसफर बाहर की तरफ जरूर होगा, क्योंकि जो सरफेस ऑफ मेटल यहाँ पे जो मैं मान रहा हूं वो कंडक्टिंग मान रहा हूं। तो बेसिकली यहां पर आप क्लोज्ड सिस्टम में देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ मैटर तो नहीं होगा, लेकिन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जरूर होगी। अब हम आते हैं हमारे थर्ड फॉर्म ऑफ सिस्टम में, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो देखिए आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो एक्सचेंज ऑफ मैटर होने वाला है और ना एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होने वाला है। एक बहुत परफेक्ट इसका एग्जाम्पल है थर्मस फ्लास्क, क्योंकि थर्मस फ्लास्क डबल वॉल्ड होता है। तो आप देखते हैं कि क्योंकि ऊपर से भी बंद होगा और डबल वॉल्ड होगा, इसलिए बीच में वैक्यूम होती है। तो वैक्यूम होने के कारण दोनों वॉल्स के बीच में जो कंडक्टिविटी है वो पॉसिबल नहीं हो पाती, जिस कारण से थर्मस फ्लास्क जो है एक परफेक्ट केस स्टडी बनती है आइसोलेटेड सिस्टम की। तो यहाँ पे हमने बेसिकली जो सेकंड इन द केस स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स देखा था। पहले हमने यूनिवर्स, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की डेफिनेशन आपको बताई थी। सेकंड फेज में मैंने आपको यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम्स के बारे में बताया है। ओपन सिस्टम वो जिसमें एनर्जी एज वेल एज मैटर का एक्सचेंज होता है, क्लोज सिस्टम वो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज हो जाता है, मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, और आइसोलेटेड सिस्टम वो जिसमें ना तो एनर्जी का और ना मैटर का एक्सचेंज होता है। और इसके हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी बताए। अब देखिए अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टडी करना होता है, और वो प्रॉपर्टीज हैं बेसिकली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो चलिए इसको कुछ इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि अगर हम यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात करें, हम यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, हम मास की बात करें, हम एंथैल्पी की बात करते हैं, और हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं। तो देखिए एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए और दूसरे सेट ऑफ कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। जैसे प्रेशर, मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा, मैंने यहाँ
सरफेस टेंशन लिखी, मैंने विस्कोसिटी लिखा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो अगर आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं वो दो तरीके की हो जाती हैं। तो जो यहां पे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं वो बेसिकली दो तरीके की हो गई। एक को हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की कैटेगरी दी है, एक को हमने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहा है, और एक को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। तो आपको यहां पे सबसे छोटे एग्जाम्पल से या सबसे आसान एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे हम आपसे बात करते हैं सपोज मास की, और यहां पर हम आपसे बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की या बॉइलिंग पॉइंट की या प्रेशर की या डेंसिटी की, तो अगर आप इनमें बेसिक फर्क देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मास को अगर मेल्टिंग पॉइंट से मैं डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं या मैं बॉइलिंग पॉइंट से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं तो आप एक परफेक्ट डिफरेंस यहां पे देखेंगे कि मास कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से डिपेंडेंसी रख रहा है, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट या डेंसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्वांटिटीज एक्चुअली में मास इंडिपेंडेंट हैं। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ मैटर। दैट मीन्स कि वो प्रॉपर्टीज जो एक्चुअली विच डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच डिपेंड्स ऑन amount of substance are basically called as the extensive properties। और intensive properties कौन सी होती हैं? which are independent properties, which are independent on the amount of substance but depends on concentration of substance, but depend on concentration of substance। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें एमसीक्यू इस तरीके से आएगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर वो एक्सटेंसिव का आंसर पूछना चाहेगा तो 3 ऑप्शंस यहां से बनाएगा, 1 ऑप्शन यहां से बनाएगा एंड वाइस वर्सा। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट so far as thermodynamic processes are concerned। और बच्चों यहाँ पे जो चीज हमको बहुत ज्यादा यूज करनी पड़ेगी वो यहाँ पे देखिए निकलते हुए 2 शब्द हैं, एक को कहते हैं एंथैल्पी और एक को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी को हम जनरली H से सिग्निफाई करते हैं और इंटरनल एनर्जी को E और U से हम सिंबलाइज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, क्योंकि इनका आगे जाके आपको रिलेशन भी देखने को मिलेगा, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा N RT का आपको यहाँ पर रिलेशन देखने को मिलेगा। तो कम से कम यहाँ पर आपको एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी जो दूसरा है, इन दोनों का बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखिए
इंटरनल एनर्जी वर्ड ही समझाता है कि जो एक सिस्टम के अंदर की एनर्जी है। अब इंपॉर्टेंस चीज क्या है कि जो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी के फॉर्म्स हैं वो दो फॉर्म्स हैं, एक काइनेटिक एनर्जी है और एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो एक्चुअली इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? तो इंटरनल एनर्जी इज एक्चुअली द सम ऑफ द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी which is possessed by a system। तो ये आपके पास देखिए क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी को मैंने यहां पर डिफाइन किया। आगे जाके हम देखेंगे कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को भी हम इंटरनल एनर्जी का नाम देने वाले हैं। अब जो रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या निकली, आई रिपीट, द रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या लिबरेट हुई, उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप एंथैल्पी का नाम देते हैं। तो एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस इज व्हाट यू कॉल एज एंथैल्पी, और इसे आगे जाके हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर कहा जाता है एंथैल्पी को, और इंटरनल एनर्जी को हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहा जाता है। दोनों का जो रिलेशन निकल कर आता है एंथैल्पी का और इंटरनल एनर्जी का, वो बच्चों ये होता है डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा N इन गैसियस स्टेट R इंटू T। बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन होता है जो हम आगे जाके पढ़ते हैं। अब देखिए, इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम के रेफरेंस में दिया जाता है। तो जब हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर दिया जाता है तो आप डेल्टा H को ही QP लिख सकते हैं और हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को QV लिख सकते हैं प्लस डेल्टा N इन गैसियस स्टेट R इंटू T। ये जो मोल्स होते हैं डेल्टा N, दे आर द डिफरेंस इन द मोल्स ऑफ द products minus the reactant। That means summation N in gaseous state minus summation N in gaseous state। बस फर्क ये होता है कि आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में पाए जा रहे हैं उनके मोल्स को बेसिकली सब्सट्रैक्ट करवाने पड़ेंगे, किससे? आपको रिएक्टेंट्स के मोल। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आप करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा N। उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। अब दो तीन फॉर्म के क्वेश्चन बनेंगे। अगर डेल्टा N की वैल्यू मान लीजिए पॉजिटिव में हो रही है तो डेल्टा H डेल्टा E से ज्यादा होगा, और अगर डेल्टा N की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो डेल्टा H डेल्टा E से कम होगा। तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस जेई मेंस और एडवांस में आप देखेंगे। मेडिकल लेवल में यहाँ पर बेसिकली कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस बनेंगे कि जैसे कैलकुलेशन नहीं होगी और ये पूछा जाएगा कि फॉलोइंग रिएक्शन आपको दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें जो डेल्टा H की वैल्यू है वो डेल्टा E से ज्यादा आ रही है या डेल्टा E से कम आ रही है। उसके लिए आपको सिर्फ एक रिएक्शन यहाँ पर करनी होगी। तो चलिए इस एक फॉर्म को, क्योंकि अब ये यहाँ बीच में आ गया है, तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ हेबर्स प्रोसेस, जो कि अमोनिया की सिंथेसिस के लिए इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से हम इसका कोरिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, N2 plus 3H2 gives 2 moles of NH3। जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं तो क्वेश्चंस बात की बात है, पहले हमें साइन कन्वेंशंस को बहुत ध्यान में रखना होता है। देखिए, तीनों फॉर्म्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में हैं, एक भी फॉर्म यहाँ सॉलिड स्टेट में नहीं है। इसलिए हमारे को ये कोई भी चक्कर यहाँ पर ये नहीं आ रहा है कि जो चीज़ सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होगी आप उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो कभी भी कोई भी चीज़ सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होती है उसको आप डेल्टा N को कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करेंगे। अब देखिए, ये है प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट है और ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। तो देखिए, जब यहाँ पे डेल्टा N की वैल्यू इन गैसियस स्टेट निकाली जाएगी तो समेशन N प्रोडक्ट माइनस समेशन N
रिएक्टेंट के रेफरेंस में निकाली जाएगी। तो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2 और रिएक्टेंट के टोटल मोल्स कितने हैं बच्चों 1 + 3। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू डेल्टा एन की आ रही है वो -2 आ रही है। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू -2 आएगी और आप ये फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो आप यहां पे देखना शुरू करेंगे कि जो डेल्टा एच इस इक्वेशन के लिए आने वाला है वो ये देखिए ये इक्वेशन यहां पर इसके लिए आ जाएगी डेल्टा एच और डेल्टा ई के रिलेशन की। और आप यहां पे डेफिनेटली देख सकते हैं कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो -2 RT फैक्टर से के कारण कम हो जाएगी। तो डेल्टा एच की वैल्यू कम से कम इस केस के लिए डेल्टा ई से क्या होगी कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब हम डेल्टा एच की बात करते हैं। तो देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया। अब डेल्टा एच की वैल्यू क्या डिसाइड करती है रिएक्शन कैसा है। अगर मैं डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है तो रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो जो रिएक्शन होता है एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव ये डिसाइड करेगी कि सिस्टम से हीट लिबरेट होगी, प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, सिस्टम हीट गेन करेगा, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। दैट इज श्योरली डिसाइडेड बाय द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड इट्स साइंस। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि रिएक्शन के आगे यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या दे रखी है, वो उस नेचर ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने वाला है कि वो बेसिकली एक हीट लिबरेटिंग प्रोसेस है या उस प्रोसेस में हीट गेन हो रही है। तो अब तक हमने यहाँ पर सिस्टम, बाउंड्री, सराउंडिंग, यूनिवर्स, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जिसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को स्टडी किया था, एच जिसको हम एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने उसमें आपको डेफिनेशन बताई, और जो हमारा डेल्टा एच है और डेल्टा ई जो है उसका क्या रिलेशन होता है मैंने आपको ये बताया, और एक एग्जाम्पल को कोरिलेट करा डेल्टा एच की वैल्यू को ग्रेटर देन ई या लेस देन ई से कोरिलेट करने के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातें हमें डिस्कस करनी होंगी। कुछ पोर्शंस इस टॉपिक के जिसमें हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करने जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारा सेक्शन तो फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। जैसे ग्राफिकल सेक्शन ऑफ वर्क डन की अगर हम बात करते हैं तो कभी कभार ये केमिस्ट्री में पूछा जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इसका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी वो फिजिक्स में मिलेगी। बहुत ज्यादा कन्वेंशनल फॉर्मूलेज जो हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे जिसमें हम पॉइजन्स रेशियो को कंसिडर करते हैं, अगेन वो पोर्शन फिजिक्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जिन फॉर्मूलेज की हम यहाँ पर बात करेंगे उसका कोरिलेशन बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें रिलेट करना पड़ेगा। तो कई बार हमें यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं, वो होता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, वेयर डेल्टा ई मैंने आपको बताया ही है इंटरनल एनर्जी चेंज, क्यू जो है वो हीट है बेसिकली, और डब्ल्यू जो है वो वर्क डन है। आगे जाके हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वर्क डन का रेफरेंस है वो हम कैसे समझेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है। लेकिन फिलहाल के लिए कोरिलेशन निकालने के लिए हम यहाँ पर जिस टॉपिक को अभी फिलहाल के लिए स्टडी करना चाह रहे हैं वो टॉपिक है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था
जिसमें मैंने आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंडेंट प्रॉपर्टी को हम एक्सटेंसिव कहते थे, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से डिपेंड ना करे उसे हम इंटेंसिव कहते थे, उसको डिस्कस किया। तो देखिए सबसे पहला प्रोसेस जो आता है, आप वर्ड से ही यहां पर मतलब निकालने की कोशिश करिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज व्हाट यू कॉल एज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इस चीज को यहां समझते हैं, आइसो का मतलब होता क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, आइसो का मतलब होता है सेम। थर्मल का मतलब यहां से निकल के आया जो टेम्परेचर से कोरिलेट कर रहा है। तो मान लीजिए आपके पास, इससे पहले आपको एक वर्ड क्लियर करना पड़ेगा कि स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल क्या होता है। तो स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल बेसिकली एक ऐसी डेफिनेशन कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज की। मान लीजिए आपके पास 2 पॉइंट्स हैं और इस पॉइंट पर इस चीज की वैल्यू मान लीजिए x है और ये x1 कह देते हैं, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं x2। तो वो किस पाथ से x1 से x2 तक गया? चाहे ऐसे गया, चाहे ऐसे गया, चाहे ऐसे गया, चाहे ऐसे गया, इस चीज पर उस चीज का बिल्कुल डिपेंडेंसी नहीं होती। तो वेरिएबल का मतलब होता है एक तरीके से फंक्शन। तो आप इस चीज को समझिएगा, स्टेट वेरिएबल ये है जो सिर्फ इस चीज को कंसिडर करे कि उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या थी। वो इस चीज को बिल्कुल ना कंसिडर करे कि इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक वो कैसे पहुंचा। तो इंपॉर्टेंस ये है कि वो वेरिएबल विच डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, दैट मीन्स, और आसान भाषा में कहें, वो वेरिएबल जो कि सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज ऑफ द सिस्टम को कंसिडर करे और इस चीज को बिल्कुल ना कंसिडर करे कि वो वैल्यूज कैसे अटेन हुई हैं, ऐसे वेरिएबल्स को आप स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं या स्टेट वेरिएबल्स फंक्शंस कहते हैं। तो ये आई होप कि आपको स्टेट फंक्शंस की यहां पर बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहां पे हम आइसोथर्मल प्रोसेस को स्टडी करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं और ये 2 पॉइंट्स पे यहां पे T1 टेम्परेचर को मानते हैं और ये पॉइंट पे हम बच्चों T2 टेम्परेचर को मानते हैं। लेकिन है क्या कि जो T1 की वैल्यू है वो T केल्विन है और T2 की वैल्यू है वो भी आपके पास T केल्विन है। तो आप क्या कहेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स पर, मान लीजिए पॉइंट A था, ये पॉइंट B है, इसमें जो टेम्परेचर है वो T केल्विन है, T2 की वैल्यू भी T केल्विन है। तो आप देखेंगे कि, चलिए और आसान करते हैं, इसको इनिशियल कर देते हैं और इसको हम फाइनल कर देते हैं। तो आप आइसोथर्मल प्रोसेस को मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करेंगे जिसमें आप पहली तरीके से तो ये कह सकते हैं कि एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, उसे आप आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अब दूसरी तरीके से देखें, अगर आप यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तो आप यहां देखेंगे कि ये है बच्चों T फाइनल माइनस T इनिशियल, और दोनों की वैल्यू ही T केल्विन और T केल्विन थी, इसीलिए आपने यहां देखा कि जो डेल्टा T है वो 0 हो गया। तो अगर इसको डिफाइन करने की बात आती है तो 2 तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे या जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे। तो ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को हम क्या कहने वाले हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस कहने वाले हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको और समझनी होगी जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की यहां पे बात करेंगे। तो चलिए इस चीज को हटाते हुए हम यहां पे सिर्फ इस चीज को लिखने की कोशिश करेंगे कि अब देखिए समझिएगा यहां पे इस बात को कि मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस को 2 टर्म में डिफाइन किया।
या तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए या डेल्टा टी की वैल्यू भी 0 हो जाए। अब अगर कोई भी टेम्परेचर गेन या लॉस नहीं हो रहा है तो क्या उस सिस्टम में इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगा? आंसर है नो। दैट मीन्स कि इस सिस्टम की बच्चों डेल्टा ई या जिसको हम डेल्टा यू कहते हैं, ये वैल्यू भी 0 होगी, ये वैल्यू भी 0 होगी। और अगर आप यहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो अगर आप यहां पे अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर आप यहां पे लगाते हैं, ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो देखिए, तो अगर आप डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू की बात करते हैं तो क्योंकि यहां पे डेल्टा ई भी 0 हो चुका है तो यहां पे जो Q है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर आ रहा है। Q जो है वो माइनस डब्ल्यू के बराबर आ रहा है। और आप आगे जाके यहां पे देखेंगे कि जब मैं माइनस डब्ल्यू की बात करूंगा, दिस इज बेसिकली द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो थोड़ा थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहां पे अगर जनरेट करा जाए तो आपसे पूछा जाए अगर विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स is or are not correct about the isothermal process, तो आपको ये चीज देखनी है, कभी भी बेटा टेम्परेचर 0 नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर डिफरेंस जो है, देखिए ये है टेम्परेचर और ये है टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस 0 रहेगा। इंटरनल एनर्जी चेंज जिसको हमने डेल्टा ई या डेल्टा यू कहा है, इसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज, ये 0 रहेगा। और इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होने के कारण जो Q होगा वो हमेशा माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। तो हमारे पास ये 4 कंडीशंस यहां पर सही हो सकती हैं जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करते हैं। इसके अलावा जो भी कंडीशन होगी वो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वैलिड नहीं होगी। अब हम यहां पर सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, देखिए फिर से इसको डिफाइन करा जाए तो फर्स्ट जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहां लिखा जाएगा वो इस चीज की डेफिनेशन है। देखिए, तो एडियाबैटिक में Q 0 होगा। Q क्या होगा? 0। अब देखिए, क्यों अगर यहां पे 0 हो रहा है मतलब हीट एक्सचेंजेस उस सिस्टम में नहीं हो रहे हैं। तो आप, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, देखिए डेल्टा H की, तो वो डेल्टा H की डेफिनेशन पे हमें दोबारा से जाना पड़ेगा और हमको ये चीज समझ में आएगी डेल्टा H और डेल्टा E का जो बेसिक डिफरेंस था वो क्या था कि जो डेल्टा H है उसमें जो सिस्टम ने हीट गेन करी या रिलीज करी, उस क्वांटिटी को जो फीचर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझाता है वो डेल्टा H है। अब देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में ना तो सिस्टम ने हीट गेन करी ना लॉस करी। दैट मीन्स कि यहां पे Q के साथ साथ डेल्टा H की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो ये देखिए, 2 कंडीशंस अब तक बन चुकी हैं जब हम किसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि Q की वैल्यू 0 हो गई। दैट मीन्स कि यहाँ पे Q की वैल्यू 0 होते ही अगर मैं इस क्वांटिटी को 0 रख दूं तो आप देखेंगे कि जो डेल्टा E है वो W के बराबर हो जाएगी। दैट मीन्स फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कम से कम आपके पास ये 3 चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला पॉइंट हमेशा डेफिनेशनल पॉइंट है। डेफिनेशन के से रिलेट जो भी नेक्स्ट पॉइंट्स हैं वो एक कोरिलेशन है फर्स्ट पॉइंट का। तो अब तक हमने यहां पर बेसिकली 2 प्रोसेसेस को स्टडी करा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस में। एक को हमने कहा है आइसोथर्मल प्रोसेस और एक को हमने कहा है
एडियाबैटिक प्रोसेस। अब थोड़ा सा एडियाबैटिक प्रोसेस पे और आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे जो एडियाबैटिक प्रोसेस है वो फ्री एक्सपेंशन के लिए भी हो सकता है और रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए भी हो सकता है। तो इसी में अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस को ठीक से और एक्सपेंशनल फॉर्म में देखने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमने क्या देखा है कि ये देखिए ये है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अब तक हमने जो कंडीशन स्टडी करी, Q 0 होना चाहिए, हीट चेंज 0 होना चाहिए एंड डेल्टा E शुड बी इक्वल टू W, ये कंडीशन हमने देखी। अब हम यहां पर इस चीज को देखते हैं कि फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस की अगर हम बात करें, फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। जिस सिस्टम में कोई भी ऐसा हिंड्रेंस फोर्स हमने नहीं लगाया कि हम उसके एक्सपेंशन को रोक पाए, जैसे हमने कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं लगाया उस सिस्टम की वॉल्यूम जो एक्सपैंड हो रही है उसको रोकने के लिए, तो ऐसे सिस्टम को हम फ्री एक्सपेंशन में रखते हैं। और क्योंकि हम किस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, हम तीन चीजें हमारे को ध्यान देने वाली यहां पर यह है कि फ्री एक्सपेंशन क्या है, जहां कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं करा, सिस्टम की वॉल्यूम इंक्रीज करती जा रही है। किस चीज के लिए पढ़ा जा रहा है, आइडियल गैस के लिए पढ़ा जा रहा है। और कौन सा प्रोसेस पढ़ा जा रहा है, प्रोसेस इज एडियाबैटिक, जहां पे ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी हो रहा है। अब चलिए देखते हैं कि जब ये कंडीशन आएगी तो क्या क्या चीजें जीरो होंगी। देखिए फ्री एक्सपेंशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो शुरुआत से Q लेके चलते हैं। Q जब जीरो हो गया तो आप यहां पे देखिए डेल्टा T की वैल्यू भी जीरो होगी, क्योंकि आइडियल गैस है। तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पे डेविएशन नहीं होगा किसी भी गैस लॉस से या काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट से। तो जब डेल्टा T जीरो हो गया तो जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है, क्योंकि जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, where K stands for Boltzmann constant and it can be calculated by using the formula R upon Na, where R stands for gas constant and N stands for the Avogadro's number. That means definitely जो काइनेटिक एनर्जी है वो 100% टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। और यहां पे देखिए अगर टेम्परेचर चेंज ही जीरो हो गया तो बट ऑब्वियस बात है, जब काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो होगा तो ऑटोमेटिकली एक चीज और जीरो होने वाली है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो यहां पे इंटरनल एनर्जी चेंज भी जीरो हो गया। अब देखिए जब यहां पे डेल्टा E भी जीरो हो गया और Q भी जीरो हो गया तो ऑब्वियस सी बात है W की भी वैल्यू कुछ नहीं हो पाएगी। W की सिर्फ एक वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी जीरो। क्यों? क्योंकि बाकी जो सारे कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू कंडीशंस को सेटिस्फाई करके ऑलरेडी जीरो हो चुकी है। दैट मीन्स कि देखिए जब कभी भी फ्री एक्सपेंशन की बात करें आइडियल गैस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो ये सारी कंडीशंस फिर से सेटिस्फाई होनी चाहिए। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो हमारा कंटेंट है दिस इज प्योरली फॉर क्लास 11th एंड नीट लेवल। तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नीट में अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस आएंगे, इजी आएंगे क्योंकि बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है।
इसलिए दे आर इन अ टेंडेंसी टू लीव दिस चैप्टर, और यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस इसी तरीके से होते हैं कि कौन सा प्रोसेस में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही है। जो न्यूमेरिकल प्रोस्पेक्ट होगा वो आगे जाके हम देखेंगे कौन से फॉर्मूलेज में मेडिकल में एक्चुअली में न्यूमेरिकल आपको पूछे जाएंगे। तो यहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए चलना है। अब चलिए हम देखते हैं सेकेंड केस फॉर रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ठीक है, अब फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, इसके एक्सप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल में एक्सप्रेशंस पूछे जाएंगे बस, क्योंकि इसमें हम 3 फॉर्मूलोज को कंसिडर करने वाले हैं, लेकिन कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज कमजोर रहेगी, ये शायद ही पूछी जाए। अब हम यहां पे फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस को कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो चलिए यहां पे देखते हैं कि ये चीज को मुझे कैसे स्टडी करना है। अब यहां पे प्रोसेस जो है वो एडियाबैटिक है, मतलब Q0 होने वाला है, रिवर्सिबल है, और किस चीज के लिए स्टडी करा जा रहा है? आइडियल गैस के लिए। तो यहां पे आप देखेंगे एक 3 फॉर्मूलेज हमें देखने को मिलेंगे, बाकी तो कंडीशंस वैसे ही सेटिस्फाइड रहेंगी। एक होगा TV गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला जो हमें यहां पे मिलेगा T गामा P 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जो थर्ड फॉर्मूला हमें यहां मिलने वाला है वो PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं कि ये जो गामा है ये चीज क्या होती है। अब देखिए यहां पे ये 3 फॉर्मूलेज हैं। अगेन आई रिपीट कि यहां पे बहुत रेयर चांसेस है कि इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर ले जाएगा, लेकिन हाँ आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि फॉर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस के लिए इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है। हो सकता है ये टीवी गामा ही कर दे या 1 माइनस गामा कर दे, ये एक्सप्रेशंस को चेंज करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप इसको कोरिलेट करिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम कोरिलेट भी करा जा सकता है, जैसे T1 V1 गामा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा -2। तो आप 2 गैसेस के लिए भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंस ये है, जो पहला रिलेशन दिया गया है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का गामा से कोरिलेशन का एक्सप्रेशन है। दूसरा जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर का कोरिलेशन है, और जो तीसरा कोरिलेशन है बच्चों वो प्रेशर और वॉल्यूम का है। तो हमें T भी पता है टेम्परेचर होता है, V भी पता है प्रेशर होता है, हमें यह नहीं पता कि ये गामा क्या है। गामा एक्चुअली जो होता है इसको हम पॉइजन्स रेशियो के नाम से जानते हैं, और जो गामा होता है इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि गामा का कोरिलेशन, देखिए CP/CV का जो रेशियो है इसी को हम पॉइजन्स रेशियो कह रहे हैं, और इसी को हम एक्सप्रेशंस में गामा कह रहे हैं। तो आप इस डिफिकल्टी लेवल को समझिए, यहां पे क्वेश्चंस को करने का समय ज्यादा होगा और मेडिकल में क्वेश्चंस को करने का समय कम होता है। तो क्यों इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन एक्सप्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रांग है, इसको समझिए। क्वेश्चन में हमेशा बच्चों गामा की वैल्यू डायरेक्ट कभी नहीं दी जाती, हमेशा CP या CV की वैल्यू दी जाती है। तो अब आप यहां समझिए कि CP और CV होता क्या है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये होती है CP और CV का मतलब।
तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो Cp है, और यहां पे देखिए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जब मैं बात करूं तो वो हो जाएगा Cv। अब दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉइजन्स रेशियो Cp/Cv होता है या Cv/Cv होता है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि यहां पे जो कोरिलेशन आपको देखने को मिलेगा, रिलेशन बिटवीन Cp, Cv एंड R, where R is what you call as the gas constant। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइजन्स रेशियो के रेफरेंस में Cp और Cv का क्या रिलेशन होता है और R के रेफरेंस में Cp और Cv का क्या रिलेशन होता है, ये आपको यहां पे समझना है। तो देखिए जो Cp माइनस Cv का डिफरेंस होता है ये R के बराबर होता है, और R जो है आपके पास गैस कांस्टेंट है। अगर आप जूल्स में बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगी। अगर आप कैलोरीज में बात करेंगे तो 1.987 अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होगी। तो बेसिकली अगर R Cp और Cv का रिलेशन निकालें तो ये चीज, गामा का रिलेशन निकालें तो Cp/Cv। क्वेश्चन में अगर अलग अलग दिया हुआ है Cp और Cv की वैल्यू तो आपको देखिए गामा की वैल्यू को निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, और गामा अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। गामा आगे जाके आप देखेंगे जो एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस है, एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस है, इसको भी डिफाइन करता है। तो अगर आप गामा की यहां पर बात करेंगे और एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस की बात करेंगे तो गिवन कि अभी हम आपको आगे कराएंगे Cp और Cv की अगर आपको वैल्यूज दी जाएं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि वो गैस मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है या टेट्रा एटॉमिक है। दिस इज डिसाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ गामा। तो गामा इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहां पे देखिए Cp और Cv की वैल्यू दी गई होंगी, आपको उससे गामा मिल जाएगा, और जब गामा मिल जाएगा तो आप इनमें फॉर्म्स में इनको इक्वेट करके आप बेसिकली इस पार्ट को भी डील कर पाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो हम यहां स्टडी करने जा रहे हैं वो है आइसोबारिक प्रोसेस। तो अब तक हमने दो प्रोसेसेस देखे। एक को हमने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, टेम्परेचर डिफरेंस 0 था। दूसरे को हमने बोला एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें Q 0 था, और उसके हमने आगे जाके दो आइडियल गैस। ठीक है, अब देखिए हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करें तो हम